नमस्कार। अब बात करेंगे बुध ग्रह की। अगर आप ज्योतिष में रुचि रख रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, ज्योतिष के 4 मुख्य स्तंभ, उसके बारे में निरंतर चर्चा कर रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं ग्रहों की, जिसमें इससे पहले मैंने सूर्य, चंद्र और मंगल ग्रह के बारे में आपको बताया। अब बारी है बुध का। बुध चंद्रमा का पुत्र, ज्योतिष शास्त्र महर्षि मुनि द्वारा कहा गया है कि चंद्रमा का पुत्र बुध है। और बुध, चंद्रमा की जो पत्नी है रोहिणी, चंद्रमा ने उनको लालन पालन करने के लिए उनको दिया था, इसलिए इनको रोहिणी पुत्र भी कहा जाता है। ये ग्रह सत रज तम, इन 3 गुणों में रजोगुणी का माना गया है बुध को। और ये मिथुन और कन्या राशि, इन 2 राशियों का स्वामी है। कन्या और मिथुन राशि स्वामी या लग्न स्वामी, 12 लग्नों में से 2 लग्न के ये स्वामी हैं। और जैसे मिथुन जो राशि है या लग्न है, उसका जो तत्व है वो वायु तत्व है और कन्या का भूमि तत्व है। बुध भी एक भूमि तत्व ग्रह है, जिसके कारण से इसका लगाव ज़्यादा कन्या राशि या कन्या लग्न से है मिथुन की अपेक्षा। इसका प्रभाव कन्या राशि या कन्या लग्न में अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि कन्या लग्न भी भूमि तत्व है और बुध भी एक भूमि तत्व ग्रह है। अब बात करेंगे कि इसका वर्ण क्या है। तो कहीं पे हरा रंग का माना गया है और कहीं ज्योतिषों में कहीं भी पीत वर्ण का माना गया है। तुम चलिए दोनों को आप अपने आभा मंडल में, अपनी बुद्धिक क्षमता में उनको हरा या पीला, ये दोनों रंगों में माना गया है। वैदिक शास्त्र में हरा रंग का अधिक उल्लेख हमारे कई विद्वानों द्वारा हरा रंग का उल्लेख किया गया है। ये चंद्रपुत्र, जैसे मैंने कहा, ये चंद्रपुत्र भी इनको कहते हैं बुध को। और इनका उद्भव, बुध ग्रह का उद्भव मगध देश में बताया गया है, जो कि आज के समय में मगध यानी बिहार देश में बुध का उद्भव बताया गया है। हालांकि फलादेश में उद्भव या गोत्र का कोई महत्व नहीं है। ऋषि मुनियों ने इनको अत्रि गोत्र का माना है और मगध देश का उद्भव इनको बताया है। अब जब नवग्रहों की पूजा करते हैं तो उसमें ये उल्लेख आता है, मगध देश में उद्भव और अत्रि गोत्र का बुध ग्रह को कहा गया है। अब इनके स्वभाव की बात करेंगे कि बुध ग्रह का स्वभाव क्या है, क्योंकि बिना स्वभाव को जाने कोई ग्रहों का फलादेश आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं या किसी की भी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं या किसी भी कुंडली को आप समझना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उस ग्रह को समझना आवश्यक है। तो बुध का जो स्वभाव है वो एक किशोर अवस्था के बालक का जो स्वभाव होता है वही स्वभाव है। आप एक किशोर अवस्था का जो बालक होता है उसके स्वभाव को आप समझ लें। एक राजा का जो पुत्र होता है, जिसको युवराज कहते हैं, युवराज का जो स्वभाव होता है वही स्वभाव बुध ग्रह की है, किशोरावस्था वाला बिल्कुल। और बुध ग्रह में स्त्री चित्त गुण भी है और नपुंसक चित्त गुण भी है, दोनों गुण हैं। अब कुंडली में देखना ये होता है कि कहाँ पे किस ग्रह के प्रभाव में ये हैं और अपने उसी प्रकार से गुण को छोड़ते हैं। अगर ये स्त्री कारक ग्रहों के साथ विराजमान है तो वहाँ पे ये स्त्री चित्त गुण को प्रभावी बनाते हैं, और अगर कोई पाप ग्रहों के साथ में है तो वहाँ पे उसी प्रकार से अनिष्ट कारक फल बुध ग्रह देते हैं। इनको एक नपुंसक ग्रह भी कहा गया है बुध को, क्योंकि इनमें स्त्री चित्त गुण और नपुंसक चित्त गुण ये दोनों ही इनमें मिलता है। अब बात करेंगे कुंडली में किस भाव के कारक हैं। कई विद्वानों का अलग अलग मत है। चतुर्थ भाव का कारक भी इनको माना है और द्वादश भाव का कारक भी इनको माना है। चतुर्थ भाव और द्वादश भाव का, और किस किस क्षेत्रों में इनका गुण प्रभावी होता है। जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है तो बुध की परिस्थिति उनका अच्छा या मजबूत होना आवश्यक है। जैसे आप
बुद्धि क्षमता के कोई भी कार्य हैं जिसमें बुद्धि की एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, दिमागी कसरत की आवश्यकता होती है, वहाँ आपका बुद्ध कारक होते हैं। बुद्ध अच्छे प्रभावी होंगे तभी आप बुद्धिमान मैनेजमेंट संबंधित कार्यों में बुद्ध आपके लिए अच्छा होना आवश्यक है। बुद्धि है, वाणी है, शिक्षा है, गणित है, ज्योतिष, जो ज्योतिषीय लोग होते हैं उनका भी बुद्ध अच्छा होगा तभी वो अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे। तो बुद्ध वहाँ भी अपना प्रभाव को छोड़ते हैं। गणित मैंने बताया ही आपको। उसके बाद व्यापार, किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हो, विशेषकर कमीशन वाला व्यापार, कमीशन या दलाली बोल सकते हैं, उसमें भी बुद्ध अच्छा होना आवश्यक है। चापलूसी भी एक गुण होता है, वो भी सबके अंदर नहीं हो सकता है, तो बुद्ध भी उसका एक प्रभाव होता है, तभी उसके अंदर चापलूसी गुण उत्पन्न होते हैं। किसी भी क्षेत्रों में मध्यस्थता करना, उसमें भी बुद्ध आपका उसी प्रकार से प्रभावी हो सकता है। गला का, जिसका अच्छे आवाज़ में संगीत गाता हो, जो अच्छे स्वर निकलता हो, अच्छा उच्चारण कर लेता हो, ऐसे व्यक्ति का आवाज़ का जो भारीपन होता है, या उसका बहुत कमज़ोर होना या बहुत भारी होना या वजनदार आवाज़ होना, उसमें बुद्ध कहीं ना कहीं कारकत्व होते हैं और उसका प्रभाव होता है कुंडली में। वहीं बात करेंगे जैसे कि मैनेजमेंट से संबंधित जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जिसका मैनेजमेंट देखेंगे आप, कोई भी क्षेत्र में उसको दे दीजिए, उसका मैनेजमेंट इतने सही तरीके से वो कर लेते हैं, कारण उसका बुद्ध है। बुद्ध कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में अच्छे ग्रहों के साथ समावित है और अच्छा फल देने वाला है। बुद्ध बलवान है या कारक है, तभी वो अच्छा मैनेजमेंट कर पाता है, अपने प्रभाव को छोड़ पाता है, अपनी सौम्यता को छोड़ पाता है, अपनी वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा सामने वाले के ऊपर अपनी छाप छोड़ जाता है। बुद्ध उसका कहीं ना कहीं अच्छा फल देने वाला है। अगर कुंडली में बुद्ध पाप ग्रहों के साथ हो तो वो अच्छा फल नहीं देता, लेकिन वो शुभ ग्रहों के साथ हो तो बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। और विशेषकर वो अपनी सही स्थिति में हो, मजबूती के साथ हो। अगर वो अकेले भी कुंडली में कहीं विराजमान है और सही राशि के साथ है और उसका अंश राशि बलाबल सही है, तो बुद्ध बहुत प्रभावी होता है आपके जीवन में। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि किस लग्न में ये कारक होते हैं सबसे ज़्यादा, किस में ये मध्यस्थ की भूमिका में होते हैं और किस में ये अकारक होते हैं। यानी कि आपकी कुंडली में वो महादशा जब चले तो आपके लिए वो हानिकारक सिद्ध कर सकते हैं। तो जिन जिन लग्नों में ये सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं वो लग्न है वृष, तुला और मकर। बुध ग्रह वृष, तुला और मकर लग्न में सर्वाधिक कारक होता है। इन लग्नों में अगर बुध की महादशा आ जाए तो व्यक्ति जमीन से आसमान की ओर जा सकता है। उसका कुंडली में सही स्थान पे बुध बैठा हुआ है, सही डिग्री के साथ बैठा है, सही ग्रहों के साथ बैठा है और बुध की महादशा आ जाए जीवन में तो वो सर्वाधिक सफल हो जाता है। उसमें जहां बुध तटस्थ की भूमिका में है वो मिथुन, कन्या और कुंभ लग्न में, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और कुंभ लग्न। हालांकि मिथुन और कन्या लग्न का स्वामी बुध है, फिर भी यहाँ पे बुध तटस्थ की भूमिका में है, मध्यस्थ की भूमिका में है, क्योंकि वो एक किशोर है, बालक है और बालक कोई चीज का मालिक तो हो नहीं सकता, तो उसको तो दूसरों के साथ में ही चलना पड़ेगा, किसी के सलाह लेके ही चलना पड़ेगा। तो मिथुन, कन्या और कुंभ लग्न में बुध की महादशा आ जाए और आपके कुंडली में अच्छा जगह पे हो, अच्छी स्थिति में हो, तो ये भी अच्छा फल दे सकता है, अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन इन लग्नों में कहीं वो पाप ग्रहों के साथ विराजमान है बुध, तो वो नकारात्मक फल भी दे सकता है, क्योंकि वो तटस्थ की भूमिका में है, मध्यस्थ की भूमिका में है और वहाँ जैसा जिनके साथ विराजमान रहेगा वैसा ही फल देगा बुध, अच्छा के साथ अच्छा, बुरा के साथ बुरा। अब देखते हैं किन लग्नों में ये अकारक होते हैं यानी हानिकारक होते हैं। जिसमें ये हानिकारक होते हैं वे हैं मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह, धनु और मीन। मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन, इन लग्नों में बुध सर्वाधिक अकारक होते हैं। यानी कि इस दौरान आपकी महादशा बुध की आ जाए, कुंडली में चाहे बुध किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, आपके लिए अच्छा ही क्यों न हो, लेकिन वो महादशा उस व्यक्ति के लिए, उस जातक के लिए हानिकारक होता है। बिल्कुल इसको
ध्यान में रखें इस चीज़ों का, जब भी फलाफल अपने लिए या किसी के लिए भी कर रहे हो, और या अपनी कुंडली के लिए ही समझने के लिए कर रहे हो, तो इन परिस्थिति को समझना आपको आवश्यक है कि बुध किस लग्न में अकारक हैं। कोई भी ग्रह, बुध ही नहीं, कोई भी ग्रह किस लग्न में अकारक होते हैं या सकारक होते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कारक होते हैं, अच्छे फल देने वाले होते हैं। तो इन परिस्थितियों को ध्यान रखना आवश्यक है। अब बात करेंगे कि बुध किन राशि में उच्च के और किन राशि में नीच के होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने कन्या राशि में बुध को उच्च का माना है, और मीन लग्न में वो नीच के होते हैं। मीन लग्न में नीच के बुध को माना गया है और कन्या में उच्च का माना गया है। वहीं इनकी डिग्री 15 अंश से 22 अंश के साथ में हो तो ये बहुत ही बलवान माना गया है। अच्छे राशि में इन डिग्री के साथ हो तो ये बलवान की स्थिति में होते हैं, वरिष्ठ की स्थिति में होते हैं, अच्छे फल दे सकते हैं। वहीं बुध को भी सप्तम दृष्टि प्राप्त है, यानी जिस स्थान में वो बैठे हों वहाँ से 7वां घर को वो देखते हैं, और वहाँ इनका दृष्टि, बुध की दृष्टि अच्छा या खराब दोनों हो सकते हैं। यानी अच्छे ग्रह के साथ विराजमान हो, क्योंकि सप्तम दृष्टि तो सभी ग्रहों का होता है, तो जो भी इनके साथ बैठा होगा वो आपके लिए अच्छा या बुरा होगा। उनकी भी दृष्टि 7वां है तो इसकी भी दृष्टि 7वां ही है, तो वहाँ पे वो बुरा भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। वो निर्भर करता है बुध किस ग्रह के साथ विराजमान है और वो ग्रह आपके लिए कैसा फल दे रहा है। वहीं ज्योतिष शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने इनको मित्र ग्रह इनको 2 मित्र बुध अपने को मानता है। बुध 2 ग्रह को अपना मित्र मानता है, वह है सूर्य और बुध। सूर्य और बुध को ये अपना मित्र मानता है। वहीं चंद्रमा को शत्रु मानता है। चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता, परंतु बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। वहीं समभाव में जो ग्रह है बुध के, जिसमें न इनका मित्र है न इनका शत्रु है, सम दृष्टि से जिसको ये देख रहा है या साथ में रख रहा है, वो मंगल, गुरु और शनि, इन 3 ग्रहों को ये समभाव में रख रहा है। राहु केतु ये तो छाया ग्रह है, तो परिस्थिति के अनुसार इसका फल भी उसी प्रकार से होगा। इसको ये न मित्र मानता है न शत्रु मानता है, किसी प्रकार से इसको कोई महत्व ही नहीं देता है कोई ग्रह राहु केतु को, क्योंकि ये छाया ग्रह है। इसलिए कोई भी जो ग्रह है भूमंडल में, आकाश मंडल में, तो राहु केतु ग्रह नहीं मानता, वो छाया ग्रह है, उसको कुछ महत्व ही नहीं देता है। इसलिए उसका मित्र या शत्रु या सम किसी भी दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र में नहीं देखते हैं। वो अपनी परिस्थिति के अनुसार वो अपना फलाफल प्रदान करता है। वहीं बात करेंगे कि चंद्र राशि से, अगर आपकी जो राशि है वहां से किन किन राशि में बुध अच्छा फल देता है, गोचर की दृष्टि से देखेंगे। मान लिया जाए बुध कर्क राशि में है और आपकी राशि मेष है, तो चौथा, मेष से चौथा कर्क राशि हुआ, तो चौथा अगर आपकी राशि से बुध रहे गोचर में, तो किसमें अशुभ होता है, किसमें शुभ होता है, इस दृष्टिकोण से भी देखना आवश्यक है। तो जिसमें सबसे अच्छा शुभ होता है राशि से बुध, वो है दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां और 11वां। अपनी राशि से इन भाव में बुध रहे तो वो सर्वाधिक शुभ होता है, उन्हें अच्छा फल प्रदान करता है। कौन कौन सा, एक बार फिर से बता देता हूं। द्वितीय, चतुर्थ, षष्टम, अष्टम, दशम और एकादश भाव में आपकी राशि से बुध हो तो वो शुभ माना गया है। वहीं अशुभ जो माना है ज्योतिष शास्त्रों में, वो 1, 3, 5, 7, 9 और 12 इन भावों में बुध अगर विराजमान हो आपकी राशि से तो अशुभ फल देने वाला होता है। वहीं परिस्थिति को देखते हैं तो बुध की जो एक राशि में भोग करने का जो समय है, एक राशि में कितना दिन तक वो भोग करता है, तो 15 से 18 दिन से लेके 25 दिन तक वो भोग करता है। कहीं कहीं वो 16 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन कर लेता है, कहीं 18 दिन में, कभी कभी 25 दिन, यानी कि 18 से 25 एक एवरेज में इनका एक राशि में भोग करने का स्थिति होता है। एक राशि में उतना दिन तक वो तो अवश्य रहते हैं, 18 दिन तो जरूर रहेंगे, किसी किसी समय में वो 25 दिन भी विराजमान रहते हैं।
तो बुध की जो पूरी परिस्थिति है ग्रहों की, ये मैंने आपको बताया। जैसे मैं नवग्रहों के बारे में बता रहा हूं, तो अभी तक मंगल का बता चुके हैं, बुध का अभी मैं बता चुका हूं आपको। तो इसी तरह से ग्रह की परिस्थिति को अगर आप समझ जाएंगे, सभी ग्रहों की क्या स्वभाव है, कैसी उसकी फल है, तो कुंडली में फलादेश देखने के लिए आपको बिल्कुल आसान सरल हो जाएगा। तो बुध ग्रह की विश्लेषण को यहीं विराम देंगे। नमस्कार।